नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बेहद ही जटिल और दिलचस्प विषय पर बात होने वाली है, पश्चिम बंगाल का सामाजिक आर्थिक इतिहास। जो डेटा और सोर्स हमारे पास मौजूद हैं, बिल्कुल उनके आधार पर हम समझेंगे कि कैसे भारत की एक महान आर्थिक शक्ति आज एक बहुत बड़ा विरोधाभास बनकर रह गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि भारत का वो राज्य जो कभी इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, वो इतना पीछा कैसे छूट गया। हमारे सोर्स में एक बहुत ही हैरान करने वाली ऐतिहासिक बात कही गई है। क्या मालूम था कि सिंगापुर के फाउंडर ली क्वान यू ने एक समय में सिंगापुर को बिल्कुल कोलकाता की तर्ज पर ही मॉडल किया था। सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसकी नकल करके आज का आधुनिक सिंगापुर बन गया, उसका आज ये हाल होना सच में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। हम इस पूरी टाइमलाइन को 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, बंगाल का सुनहरा दौर। दूसरा, कम्युनिस्ट शासन के दशक। तीसरा, तृणमूल का उदय। चौथा, विवाद और वर्तमान वास्तविकता। और अंत में, कल्याणकारी योजनाएं और भविष्य का नजरिया। ऐतिहासिक अतीत और आज के वर्तमान की तुलना करने पर जो आंकड़े सामने आते हैं, वो सचमुच चौंकाने वाले हैं। एक तरफ वो दौर था जहां भारत का 27% औद्योगिक उत्पादन सिर्फ अकेले बंगाल से आता था और देश की पहली मेट्रो भी यहीं चली थी। वहीं दूसरी तरफ आज का वर्तमान है जहां बंगाल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 27वें नंबर पर खिसक गया है और देश के 4 लाख भिखारियों में से 1 लाख सिर्फ इसी राज्य में है। ये बिफोर एंड आफ्टर वाले आंकड़े हमारी आगे की चर्चा के लिए एक मजबूत बेसलाइन तैयार करते हैं। आइए बिना देरी किए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, बंगाल का सुनहरा दौर। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन की रिसर्च के मुताबिक 17वीं और 18वीं सदी में ग्लोबल जीडीपी में अकेले बंगाल की हिस्सेदारी 12% थी। मतलब दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्था एक तरफ और बंगाल का योगदान एक तरफ। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों पर बसा ये क्षेत्र व्यापार में इतना ताकतवर था कि पूरे एशिया में एक्सपोर्ट होने वाले कच्चे रेशम का 80% हिस्सा अकेले यहीं से आता था। ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंजन था। आज़ादी के समय 1947 में एक और हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है, 27%। उस वक्त पूरे देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% केवल बंगाल से आ रहा था। हावड़ा को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था। टाटा स्टील, बाटा और आईटीसी जैसी दिग्गज कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बंगाल ही था। इसी राज्य ने आधुनिक भारत की औद्योगिक नींव रखी थी। और बात सिर्फ फैक्ट्रियों या उद्योगों की नहीं थी। प्रगति की इस टाइमलाइन को देखिए। 1817 में एशिया का पहला आधुनिक शैक्षिक संस्थान हिंदू कॉलेज बना। फिर 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और 1895 में जेसी बोस ने रेडियो वेव्स ट्रांसमिट किए। ये सब साफ साफ बताता है कि यह क्षेत्र बाकी जगहों से बहुत पहले ही शिक्षा, विज्ञान और प्रोग्रेसिव बदलावों में सबसे आगे निकल चुका था। लेकिन फिर राजनीतिक हवा का रुख पूरी तरह बदल गया। सेक्शन 2, कम्युनिस्ट शासन के दशक। 1967 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। भारी खाद्य संकट और लगातार होती हड़तालों ने पहले एक गठबंधन सरकार को जन्म दिया और फिर बंगाल में 34 साल लंबे कम्युनिस्ट शासन की नींव रखी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे विचारधारा का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उस दौर का एक बड़ा मशहूर नारा था, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे, यानी कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां खा जाएगा। सोर्स के मुताबिक बिल्कुल इसी तकनीक विरोधी नजरिए के कारण बंगाल ने एक बहुत बड़ा आईटी हब बनने का मौका हमेशा के लिए गंवा दिया। नतीजा क्या हुआ? भारत का तकनीकी विकास बेंगलोर और हैदराबाद की तरफ शिफ्ट हो गया और बंगाल इस दौड़ में पिछड़ता चला गया। हमारा सोर्स हमें एक और बहुत ही सख्त बल्कि परेशान करने वाला आंकड़ा देता है, 28,000। बिना किसी राजनीतिक चश्मे के अगर हम केवल इस हार्ड डेटा को देखें तो 1977 से 2011 के बीच बंगाल में 28,000 राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गईं। ये विशाल संख्या अपने आप में स्पष्ट रूप से बताती है कि वहां का लोकल कैडर सिस्टम कितना गहरा और कितना हिंसक रूप ले चुका था। इन सब के बीच बदलाव की एक उग्र मांग उठने लगी। आते हैं सेक्शन 3 पर, तृणमूल का उदय। दशकों की औद्योगिक गिरावट और राजनीतिक हिंसा से पूरी तरह थक चुकी जनता के बीच से एक नई राजनीतिक ऊर्जा का जन्म हुआ, ममता बनर्जी।
ये राजनीतिक संघर्ष कई अहम और मुश्किल पड़ावों से होकर गुजरा। 1990 में हाजरा जंक्शन पर एक जानलेवा हमले से बचना, 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन करना और फिर 2006 में 21 दिनों का वो ऐतिहासिक सिंगूर अनशन। सिंगूर और नंदीग्राम के भूमि विवादों ने इस पूरे संघर्ष को एक विशाल जन आंदोलन में बदल दिया, जिसने आखिरकार कई दशकों पुरानी सत्ता पलट कर रख दी। चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद चीजें कैसे बदलती हैं, या यूं कहें कि नहीं बदलती हैं। सत्ता तो बदल गई, लेकिन सोर्स का एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवलोकन है कि कैडर की शक्ति का बहुत ही सहज तरीके से हस्तांतरण हो गया। आरोप है कि जो पुराने लोकल सिंडिकेट और जबरन वसूली के नेटवर्क थे, उन्होंने बस अपना झंडा बदल लिया। सिस्टम वही रहा, बस नए सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़कर उन्होंने अपना नियंत्रण वैसे ही बनाए रखा। अब हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, विवाद और वर्तमान वास्तविकता। हम सोर्स में बताए गए आधुनिक विवादों को बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से सामने रख रहे हैं। हालिया वर्षों में कई गंभीर आरोप और विवाद सामने आए हैं। शारदा पोंजी स्कैम, जिसमें 17 लाख पीड़ितों का पैसा डूब गया। नारदा स्टिंग ऑपरेशन, एसएससी भर्ती घोटाला, जिसमें 25,000 से ज्यादा नौकरियां रद्द हो गईं, और हाल ही में संदेश खाली की अशांति। ये सभी घटनाक्रम सोर्स में बताए गए आरोपों के उस विशाल स्तर को दर्शाते हैं जिसने राज्य की राजनीति और व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और यहाँ आज एक बड़ी सामाजिक विडंबना देखने को मिलती है। एक तरफ बंगाल का वो ऐतिहासिक प्रगतिशील स्वभाव, जहां महिलाओं ने हमेशा हर क्षेत्र में अगुवाई की, और दूसरी तरफ हालिया सामाजिक अशांति के बीच राज्य की मुख्यमंत्री का ये बयान, लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सीधा विरोधाभास आज के समाज की वर्तमान स्थिति पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, चलिए अब अपने अंतिम सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 5, कल्याणकारी योजनाएं और भविष्य का नजरिया। आज बंगाल का प्रशासन पूरी तरह से लोक कल्याण और आर्थिक चुनौतियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि राजनीतिक उथल-पुथल अपनी जगह है, लेकिन राज्य की 70 से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं सच में बेहद सफल रही हैं। जैसे कन्याश्री, जिसने लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट को काफी कम किया है, लक्ष्मी भंडार, जो महिलाओं को हर महीने कैश सपोर्ट देता है, और रूपाश्री, बंगाल का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी मॉडल तो वाकई एक उदाहरण बना है, जो बिना किसी बिचौलिए के सीधे लोगों तक राहत पहुंचा रहा है। लेकिन सोर्स का मुख्य निष्कर्ष और राज्य की सबसे असली चुनौती एक बड़े आर्थिक विरोधाभास में छिपी है। एक तरफ कल्याणकारी योजनाओं का शानदार मैनेजमेंट है, जहां सब्सिडी वाला राशन और सीधे नकद मदद देकर गरीबी को संभाला जा रहा है, पर दूसरी तरफ भारी आर्थिक ठहराव है। धन बांटने का शानदार मॉडल तो मौजूद है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन यानी धन बनाने का मॉडल पूरी तरह से गायब है। उद्योगों की कमी के चलते राज्य का टैलेंटेड और शिक्षित युवा लगातार नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर है। तो अंत में एक बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है, क्या ये ऐतिहासिक राज्य अपना खोया हुआ रास्ता तलाश कर फिर से भारत का मार्गदर्शक बन सकता है? इस बड़े सवाल के साथ ही हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। इस पूरे डेटा और इतिहास के सफ़र ने निश्चित रूप से ज़मीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी। इस खास विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।